हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा और अच्छे ढंग से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी करते होइएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ, जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को आप कंसंट्रेट होकर पूरा देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके का। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, प्रकाश किसका रूप है? तो मैं आपको बता दूँ, प्रकाश ऊर्जा का रूप है। याद रखिएगा, प्रकाश किसका रूप होता है? तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो मैं आपको बता दूं, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात माध्यम में होती है। याद रखिएगा, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात माध्यम में होती है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। याद रखिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया? तो मैं आपको बता दूं, प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर ने ज्ञात किया, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? तो मैं बता दूं, प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। याद रखिएगा, प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग होता है, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं, जिस वस्तु का प्रकाश अपना होता है उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, अर्थात दीप्तिमान कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, जिस वस्तु का प्रकाश अपना नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम अपरिदीप्त कहते हैं, अर्थात अदीप्तिमान कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम अपसारी किरण पुंज कहेंगे, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। याद रखिएगा, वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। एक बिंदु से निकलकर फैलेगा, यहाँ पर देख लीजिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम अपसारी किरण पुंज कहेंगे, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, वे किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, प्रकाश परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश परावर्तन के 2 नियम है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, आपतन कोण किसके बराबर होता है? तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ये आपका रिवीजन वाला वीडियो है, तो मैं आपको क्वेश्चन को फास्ट में करूंगा, आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर पता चल जाता होगा, क्योंकि चैप्टर पूरा पढ़ाई हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो आपतन कोण परावर्तन कोण के ही बराबर होता है, तो 60 ही होगा, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट याद रखिएगा। वह यंत्र जिसमें छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, वह यंत्र जिससे दूर की वस्तु को स्पष्ट देखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम दूरदर्शी कहेंगे, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर निकला होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। याद रखिएगा, बाहर की ओर निकला रहेगा तो उत्तल दर्पण, और अंदर की ओर धंसा रहेगा तो अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसे हम क्या कहते हैं? तो अंदर की ओर धंसा है तो अवतल कहलाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो तो उसे हम क्या कहेंगे? तो जिसका समतल होगा वो आपका समतल दर्पण कहलाएंगे। सीधा सी जवाब है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, किस दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है? तो किस दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है, इसीलिए मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, चिकित्सा के क्षेत्र में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अर्थात डॉक्टरी के क्षेत्र में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। रहेगा, चिकित्सा के क्षेत्र में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग होता है? तो दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो दाढ़ी को छोटा छोटा जो रहता है वो बड़ा करके दिखाएगा, तो नाई जो होता है अर्थात हजाम जो होता है वो अपना बाल उसको काटने में दिक्कत नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, मोटर गाड़ी के एक मिनट रुकिए क्वेश्चन क्या आपका, मोटर गाड़ी के हेडलाइट्स
तथा बैक लाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। हेडलाइट मतलब जो आगे का लाइट हुआ, और बैक लाइट तो आप जानते हैं जो बैक में रहता है, तो उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अर्थात हेडलाइट और बैक लाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो गाड़ी के मोटर के हेडलाइट तथा बैक लाइट में अवतल दर्पण का याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका दर्पण के लंबाई को क्या कहते हैं, तो दर्पण के लंबाई को द्वारक कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका वह रेखा जो वक्ता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरता है उसे हम क्या कहते हैं। तो वह रेखा जो वक्ता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरता है तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम प्रधान अक्ष कहेंगे, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका वक्ता केंद्र और ध्रुव, एक मिनट क्वेश्चन क्या है, वक्ता केंद्र और ध्रुव के मध्य में जो बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो वक्ता केंद्र और ध्रुव के मध्य में जो बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम फोकस कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है, याद रखिएगा। वक्ता केंद्र और ध्रुव के मध्य जो बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम फोकस कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए अनंत पर है, ध्यान दीजिएगा, अनंत पर है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस पर बनेगा। देखिएगा अनंत पर है तो फोकस पर बनेगा, अगर फोकस पर रहेगा तो अनंत पर, उल्टा कर दीजिएगा तो ऐसे बनेगा कॉन्सेप्ट। देखिए फिर से समझ लीजिए, अगर अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, अगर वस्तु फोकस पर होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो इनवर्स कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्ता केंद्र पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो वक्ता ही केंद्र बनता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण में सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, याद रखिएगा। किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो मालूम होती है अर्थात इमेजिंग करते हैं, तो आपका काल्पनिक होगा, जो कि ऑप्शन आपका भी करेक्ट है। और ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन फिर से देख लीजिए आप, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है रियल में मिलती है, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। और जो मिलती हुई प्रतीत होता है उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, सीधा सी जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, याद रखिएगा, और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और इसे पर्दे पर उतारा नहीं जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका किस किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं, तो अभी बताया है किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं, तो वास्तविक को, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, तो काल्पनिक को नहीं उतार सकते हैं, जो कि ऑप्शन आपका भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, परावर्तन नहीं होती है, विचलित हो जाती है, तो प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगा, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है, तो प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन दोनों के ही दो नियम होता है, जो कि ऑप्शन आपका भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका आपतन कोण किसके बराबर होता है, तो आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होता है, तो निर्वात में होता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, ध्यान दीजिएगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से क्या होगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा, अगर आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाएगा, तो दोनों कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, यहाँ पे आ गया, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा प्रवेश करता है तो किरण किधर मुड़ता है, तो देखिए सघन से विरल में, तो अभिलंब से दूर हटेगा, जो कि ऑप्शन आपका करेक्ट है। और इसमें आपका देखिए, इसमें देख लीजिए, इसमें क्या है, विरल से, देखिए विरल से सघन माध्यम में इंटर करता है तो क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका भी करेक्ट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका कांच और हवा में कौन सघन माध्यम है, तो कांच और हवा में आप लोग भी जानते होइएगा कौन सा सघन माध्यम होगा, तो ये कांच होगा, अर्थात शीशा होगा, जो कि ऑप्शन आपका, एक मिनट रुक जाइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा, कांच, क्योंकि ऑप्शन आपका एक अच्छा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, तो पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है, जो कि ऑप्शन आपका भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।